बुलडोजर एक्शन हुआ। कानून के दायरे में रहकर किया गया एक्शन कैसे सियासी और षड्यंत्रकारी हो सकता है, इसी को लेकर सियासी फिजा गर्म हो चली है। नौबत तो अब ये तक आ गई कि विशेष वर्ग की दुकान चलाने वाले हिंदू मुसलमान की खाई को और बढ़ाने लगे हैं। जो लोग बरेली में पुलिस के एक्शन के बाद उन पर फूल बरसा रखे थे, उनका स्वागत कर रखे थे, उन्हीं लोगों को ओवैसी साहब धमका रहे हैं। इसी पर आज करेंगे चर्चा कि आखिर चुनावी मौसम में हिंदू मुसलमान कर जो लोग हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, यह संयोग है या वाकई में कोई प्रयोग है। चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। लव पर तेज फसाद, देश में जारी है विवाद, सिलेक्टिव राजनीति पर सवाल, बदलेगी सत्ता हम करेंगे बवाल। चुनावी मौसम में सियासत उबाल मारती ही है। यही वजह है कि यूपी से शुरू हुआ आई लव मोहम्मद का मामला तूल पकड़ता ही चला गया। तूल ऐसा पकड़ा कि चुनावी मौसम में चुनावी दिग्गजों ने अपने अपने हिसाब से उसको भुना डाला। अब तो मोहब्बत की बात में नफरत का आलम ये है कि सत्ता के परिवर्तन के साथ ही हिंसा का ऐलान कर डाला है। बिहार के चुनावी मैदान में ओवैसी किंग मेकर की भूमिका में रहे हैं। यही वजह है कि इस बार फिर से ओवैसी ने हिंदू मुसलमान के बीच खाई पैदा करने के सीधे संकेत दे डाले, जिसके बाद सियासी संग्राम छिड़ गया। कोई सिलेक्टिव राजनीति की ओर इशारा कर रहा है तो कोई इस पर चुनावी रोटियां सेकने में जुटा है। वीडियोस आ रहे हैं कि पुलिस लाठीचार्ज करी तो ये कैसे दुकान वाले हैं जो पुलिस वालों पर फूल बरसा रहे। याद रखो, ये हजरत पुलिस है, किसी की नहीं होती। जिसकी सरकार है उसकी होती। तुम कल हटेंगे, तुम्हारी पीठ को लाल करेंगे, उन्हें याद रख लो, तुम तैयार रहो। हमें आई लव मोहम्मद से आपत्ति नहीं है, आई लव जीसस क्राइस्ट से आपत्ति नहीं है, आई लव गुरु गोविंद सिंह से आपत्ति नहीं है। आपत्ति बगैर कानून को सम्मान किए जुलूस निकालने और उसमें जो उत्पन्न हिंसा है उससे। कानून अपना काम करता है। अगर कोई अवैध निर्माण किया है तो नोटिस जाती है और नोटिस के बाद अगर कोई समझदार व्यक्ति है समझ जाता है तो अपने आप हटा लेता है, नहीं हटाता है तो एक कानूनी प्रक्रिया होती है, उसका पालन करके उसको हटाया जाता है। ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं उसके ऊपर मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन देश के अंदर दलितों का और मुसलमानों का हाल खराब है। आज उत्तर प्रदेश के अंदर दलित उत्पीड़न के मामले सबसे अधिक हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं। महिला उत्पीड़न में उत्तर प्रदेश चरम पर है, नंबर 1 है। इन तमाम चीजों से ध्यान हटाने के लिए आप पोस्टर दिखाने के ऊपर ऐसी कार्रवाई कर रहे हो जैसे कोई बहुत बड़ा हंगामा या बहुत बड़ी कोई चीज गुनाह कर दिया हो। कहीं भी किसी ने पोस्टर दिया तो आप क्रश कर देना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने पे किसी को एतराज नहीं, क्योंकि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन थे, पूरे दुनिया के लिए रहमत थे। उनके नाम को लेकर किसी को भी विवाद करने की जरूरत नहीं। हिंदुस्तान में जितने मुसलमान रहते हैं उनका ईमान है कि वो अपने पैगंबर, अपने प्रोफेट से प्यार करते हैं और इस पर विवाद नहीं है। लेकिन कुछ लोग जानबूझकर विवाद कर रहे हैं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम विवाद में घसीटने वालों को भी पर भी एतराज होना चाहिए।
कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम सब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करते हैं। बरेली हो, संभल हो या फिर बिहार के कई जिले जहां पर आई लव मोहम्मद पर सियासी फसाद छिड़ा हुआ है, ये यूं ही नहीं छिड़ा। इसके पीछे सियासी गणित पुरजोर तरीके से लगाई जा रही है और यही वजह है कि देश भर में आई लव मोहम्मद का चैप्टर सियासी मीटर को हर रोज बढ़ाता चला जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। कभी ये मोहब्बत की दास्तान थी, अब ये नफरत की नजीर बन गई है। एक नाम आई लव मोहम्मद, जो कभी निजी रिश्तों का मामला था, आज वही राजनीति की सबसे बड़ी पटकथा बन चुका है। आज इसको लेकर चुनावी मैदान और उसी के साथ बिहार से लेकर अगर जिक्र करें तो बरेली तक और बरेली से संभल तक इसको लेकर शोर है। सवाल सिर्फ मोहब्बत का नहीं, अब बात सत्ता के समीकरणों की है। क्या ये लव जिहाद का नया चेहरा है या चुनावी मौसम में फैलाया गया एक सियासी एजेंडा है? ओवैसी का बयान, हिंदू मुसलमान की खाई और फिर एक ऐसा ऐलान जिसने सियासत में हलचल मचा दी। कहीं वोट बैंक की लड़ाई तो कहीं पर पहचान की राजनीति। लेकिन सवाल अब बड़ा है, क्या लव मोहम्मद के नाम पर देश को फिर से बांटने की तैयारी है? क्यों हर मंच से सुनाई दे रही है सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की गूंज? और क्या वाकई सियासत अब मोहब्बत पर भी हुकूमत करना चाहती है? आज हम खोलेंगे इस पूरे खेल की हर परत, क्योंकि पर्दा जितना चमकदार, हकीकत उतनी ही स्याह। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस दमदार बहस की। खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। सबसे पहले परिचय आपसे करवाती हूं। अपर्णा दीक्षित, प्रवक्ता बीजेपी की हमारे साथ जुड़ गई हैं। नितेंद्र सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ हैं। शुएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। और हमारे साथ हैं पॉलिटिकल एक्सपर्ट परमवीर सिंह। आज शुरुआत में आपसे करूंगी नितेंद्र सिंह जी, क्योंकि जहां पर लगातार आई लव मोहम्मद को लेकर विवाद हुआ और उसके बाद बवाल इस बात को लेकर हुआ कि जो बरेली टू संभल की सियासत देखने को मिल रही है, उसमें बयानबाजी, विपक्ष का शोर और जोर इस बात पर है कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है, सिलेक्टिव कार्रवाई कर रही है बीजेपी। मैं आपसे जानना चाहती हूं, अगर कोई अवैध कब्जा है, क्या उस पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए नितेंद्र सिंह जी? जी अर्चना जी, धन्यवाद जी। बात शुरू हो रही है लव से और आ गई बुलडोजर तक। ये बात इस देश का कोई भी व्यक्ति नहीं कहेगा कि कोई कहीं अवैध कब्जेदार हो, किसी ने अवैध निर्माण किया हो तो उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, निश्चित रूप से। लेकिन ये सारी की सारी कार्रवाइयां पूरे देश में इतिहास उठा देख लीजिए, जब से योगी जी की सरकार आई, तो ये अवैध कार्रवाई तभी क्यों दिखाई पड़ती जब उसका किसी से कोई विवाद हो जाए, कभी सांप्रदायिक तनाव हो जाए, कभी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयानबाजी कर दे। वो सदियों पुराना उसका अतिक्रमण वो सिर्फ उसी दिन नजर आता है जिस दिन कोई मुकदमा हो जाए, जिस दिन कोई विवाद हो जाए, जिस दिन कोई तनाव पैदा हो जाए, फिर वो सिलेक्टिव लोगों को चिन्हित करके बस तुरंत अवैध निर्माण दिखाई पड़ता है। ये एक बहुत गंभीर विषय है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी लगातार, हम जहां भी डिबेट में बैठ रहे हैं, उनके प्रवक्ता और सारे लोग करें कि आई लव मोहम्मद से कोई विवाद ही नहीं है, इसका कोई नफरत का मामला ही नहीं है। आप ये देखिए इसकी शुरुआत कहां हो रही है, शुरुआत तो यहीं से हो रही है। आज हर तरफ जिधर देखिए तो कोई आई लव मोहम्मद, तो कोई आई लव महादेव, कोई आई लव राम, कोई आई लव योगी, कोई आई लव बुलडोजर। लेकिन शुरू किसने किया? नितेंद्र सिंह जी देखिए, आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं है। नितेंद्र सिंह, आज हर कोई इस बात को कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन शुरुआत कहां से हुई? उसके बाद चाहे महाकाल चले, महादेव चले, योगी चले, वो तो फिर बाद का विषय हो गया ना। पहला विषय तो इस बात को लेकर है कि आई लव मोहम्मद को लेकर ये आग और जहर फैलाने वाले कौन है। फिर उसके बाद जो बरेली में स्थिति हुई, अब जब संभल में भी उसको लेकर बुलडोजर कार्रवाई हो रखी है, तो उसको कनेक्ट क्यों कर रखे हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूं। मसला यहाँ पर कार्रवाई का है ना, उसको सिलेक्टिव क्यों बता रहे हैं? उसमें हिंदू मुसलमान क्यों लेकर आ रहे हैं नितेंद्र सिंह जी?
सुनिए अर्चना जी, जवाब यही आपका जो सवाल है कि ये आग भड़काने वाले कौन हैं, मेरा यही सवाल है कि कानपुर में मोहम्मद साहब के जन्म दिवस पर जुलूस था, कानपुर में एक कैंप लगा था, कैंप में पानी, फल, मिठाई, जो बिस्किट वितरण होता है, जो जुलूस में लोग जा रहे होते, उस बैनर में, कैंप के पीछे एक बैनर लगा था आई लव मोहम्मद। उसके बाहर आकर धरने में कौन लोग बैठे थे? ये बैनर हटाया जाए, ये किन लोगों ने कहा था? झगड़ा किन लोगों ने किया था? और आज तक लगातार उसकी प्रक्रिया कौन लोग कर रहे हैं? ये सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए। जब भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं नहीं उससे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन भारतीय उससे जनता पार्टी पहले नेता कर नहीं, मोहम्मद आलम मोहम्मद से कोई दिक्कत नहीं। और ये सवाल आप विपक्ष से पूछ रही हैं कि ये आग भड़काने वाले कौन है। अब आपको बता दें कि हमारे एक, अर्चना जी एक लाइन में बात खत्म करूंगा जरा, बहुत अच्छी बात है। हमारे कानपुर में एक कल्लू पहलवान था, वो 2 भाई थे और वो क्या करते थे, पूरे शहर से लूट घसोट करके उधार पैसे लेकर के आते थे, और जब उनके दरवाजे कोई मांगने आता था उधारी की मेरा पैसा दे, उधार मांगने आता था पैसा, वो भाग जाती की है। ये जब देश में एनसीआरबी के आंकड़े जारी हो रहे हैं, जब देश में गरीबी की बात होनी चाहिए, भुखमरी की बात होनी चाहिए, रोजगार, चलिए ठीक है, ये आपका विषय हो सकता है। भाजपा एक दूसरे को, हिंदू मुसलमान, आई लव मोहम्मद, आई लव राम, ये क्या तमाशा बना रखा है देश के लोगों के सामने? मिली जुली कुश्ती हो रही है। नितेंद्र सिंह, देखिए मुद्दों से भटकाना ये विपक्ष का विषय हो सकता है, बिल्कुल इस पर आवाज उठानी चाहिए, लेकिन जब आपने कहा कि आई लव मोहम्मद के पोस्टर के आगे प्रदर्शन पर कौन बैठा, तो मैं आपको याद दिला दूं कि जब एक भीड़ निकली आई लव मोहम्मद के पोस्टर के साथ, तब सर तन से जुदा के नारे भी लगे, शायद उस पर आपने कान बंद कर दिया। नहीं, ये झूठ बात है। हाँ। ये झूठ बात है, आप प्रोपेगेंडा मत फैलाइए। कानपुर में रहता हूं, कानपुर में उस दिन कुछ नहीं हुआ था, प्रशासन आया, उसने हाथ जोड़ा, इसके बाद ये सब, ये उस दिन की घटना में कुछ नहीं हुआ, कानपुर में कोई बवाल नहीं हुआ था। प्रशासन ने कहा हटा लीजिए, शांति जुलूस हो जाए, उन लोगों ने वो पोस्टर भी हटा लिया था। इसके बाद वो लोग धरने से हट गए थे, कानपुर में कोई घटना ही नहीं घटी। ठीक है नितेंद्र सिंह, सुनिए, हमें इसके बाद बरेली और फिर अलग लखनऊ, ये प्रायोजित दंगे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रायोजित कराए जा रहे हैं। नितेंद्र सिंह, देखिए ऐसा है, एजेंडा चलाना मेरा काम नहीं है, पहली चीज, और दूसरी चीज ये कि मैं क्योंकि मेरे पास वीडियो है नितेंद्र सिंह, नितेंद्र सिंह मेरे पास वीडियो है, आप उस वीडियो को देखिए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, मेरे पास वीडियो है, आप उस वीडियो को देख लीजिए, उसमें नारे लगाने वालों को देख लीजिए, फिर आप मुझे तय करके बता दीजिएगा कि आपको ये वीडियो देख के क्या समझ में आया। डिबेट पे आपको चैलेंज कर रहा हूं, आप अभी चलवा दीजिए कानपुर का वीडियो, अभी चलवा दीजिए, पूरा देश देखेगा, वरना आप झूठ बोलिए। कानपुर में नहीं हुए थे ये दंगे, कानपुर में कोई नारा नहीं लगा है। सिर्फ आप कानपुर की बात कर रखे हैं, मैं पूरे यूपी में अलग अलग जगहों पे नारे लगाए गए, आप स्पेसिफिक सिर्फ कानपुर की बात क्यों कर रहे हैं? आप पूरे यूपी की बात करिए ना नितेंद्र सिंह जी। नहीं, ये किसने किया? ये भाजपा ने किया, ये भाजपा ने किया, अपर्णा दीक्षित, ये भाजपा ने किया, आप मान रहे हैं। अपर्णा दीक्षित, एक तो ये साफ तौर पर कहा जाता है कि अवैध निर्माण पर आप कार्रवाई करें, तो उसमें भी आप सिलेक्टिव कार्रवाई करते हैं, क्योंकि आरोपी आपको मुस्लिम नजर आते हैं, इसीलिए जबरदस्त बुलडोजर चल रहा है। तो ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स क्या है? कानून तो सबके लिए बराबर है ना। और आज आई लव मोहम्मद पर भी बवाल मचाने वाले अगर कोई है तो वो आपका चलाया हुआ एजेंडा है, ये कह रहा है विपक्ष, जवाब दीजिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक शख्स ने बैनर लगाया कि आई लव मोहम्मद। उस वक्त जब कोई धरना प्रदर्शन चल रहा था, और वो शख्स थोड़े दिन पहले ही समाजवादी पार्टी की सदस्यता लिए हुआ था। मैं कनेक्ट कर देती हूँ, जितना हाइपर हो रहे थे बताने में, मैं उसको भी कनेक्ट कर देती हूँ। वो शख्स समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता है, तो थोड़े दिन पहले ही उसको बैनर सब लगाया, तो थोड़े दिन पहले ही सदस्यता ली थी। बरेली में हुआ था, मैं बता दूं आपको, बरेली में कुछ दिन पहले गुस्ताख नबी की एक सजा, सर्तन से जुदा के नारे लगे थे। उस वक्त जब हमने छोटे छोटे बच्चों को आगे कर दिया था, वहां के मौलाना के द्वारा जब बुलाई गई थी भीड़, और तब पुलिस को देख के हूटिंग की जा रही थी। पुलिस को लगा कि कुछ भी उपद्रवी लोग आपस में झगड़ सकते हैं। उत्तर प्रदेश में सच तो ये आई लव मोहम्मद बहाना था, बाकी पूरे पश्चिमी यूपी में आग लगाने का प्लान बन गया था। 2022 में यही मौलाना जो है ना, 2012 में इन्होंने समाजवादी पार्टी को समर्थन दिया था, 2009 में कांग्रेस को समर्थन दिया था, इन 2024 के आम चुनावों में यही मौलाना ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को समर्थन दिया था। और कहते हैं कि ये मौलाना बीजेपी का है। आखिर क्यों?
वो एक प्रोग्राम वाली फोटो दिखा दोगे तो उससे कुछ नहीं होता है। हमने तो वहां सिर्फ और सिर्फ सारे स्कॉलर्स को इकट्ठा किया था, लेकिन आप वहां पर राजनीतिकरण कर रहे हो। समाजवादी पार्टी हिंदू मुस्लिम खुद करना चाह रही है। इससे आप देख सकती हैं कि उनके ही सदस्य ने, इस कार्यकर्ता ने आई लव मोहम्मद का नारा, ये नया प्रोपेगेंडा लाना शुरू किया ताकि युवा भड़के। मुस्लिम युवा, हमारे जो छोटे भाई, हमारे जो समाज के जो मुस्लिम भाई बहन भड़के, इनके राजनीतिकरण का शिकार हो सके। और ऐसा ही हो रहा है। समाजवादी पार्टी 2027 आते आते ऐसे गर्म मुद्दे बना लेना चाहती है, लोगों को इतना भड़का देना चाहती है। ठीक है, पर ना आप ये कार्रवाई पर भी आइए। बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर आपको अवैध निर्माण पर इतनी कार्रवाई करनी है तो आप एक डेटा रिलीज कर लीजिए ना, कहां पर कितने अवैध निर्माण बने हैं और उस पर कितने में आपने कार्रवाई की। ये तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि आप दलितों को, आप जो पिछड़े हैं, जो कमजोर हैं, उन तबकों को दबाने की आप कोशिश कर रहे हैं। इसमें भी आप सिलेक्टिव हो जाते हैं, विशेष समुदाय को आप टारगेट करते हैं। ये सिलेक्टिव कार्रवाई है, ये सीधा नाम दे दिया आपको, सिलेक्टिव कार्रवाई। कभी कहते हैं कि एक समुदाय विशेष के लिए और एक जाति विशेष के लिए माननीय योगी आदित्यनाथ जी काम करते हैं। हाँ। आरोप निराधार है। कभी कहते हैं ब्राह्मणों पर बुलडोजर चला, कभी कहते हैं मुस्लिमों पर बुलडोजर चला, तो कभी कहते हैं कि पीडीए परेशान है। आखिर ये बताइए कि अगर इनके हिसाब से, अगर हर मुद्दा इनके हिसाब से अगर बुनाया जाए तो समाज, भारतीय जनता पार्टी तो हर देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी के पीछे नहीं पड़ी है। जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेगा उसको भारतीय जनता पार्टी में या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में या समाज में जो उथल पुथल करेगा, लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानेगा, जीरो टॉलरेंस की पर चलेगा, उसके लिए कोई समस्या नहीं है। ठीक है, शुएब सिद्दीकी, ओके ओके। आग लगाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में। शुएब सिद्दीकी, अवैध कब्जों पर अगर कार्रवाई हो रही है तो मुझे नहीं लगता इससे किसी को तकलीफ होनी चाहिए, पहली चीज। और अगर पुलिस प्रशासन अच्छा काम कर रहा है और उन पर फूल बरसाए जाएं तो क्या उनको धमकी दे देनी चाहिए? ओवैसी साहब कह रहे हैं कि ये कैसे दुकानदार है कि फूल बरसा रहे हैं। मतलब अब जो अगर कोई अप्रिशिएट भी कर रहा है, उनके बीच में भी मुस्लिम हिंदू की खाई बनाने की कोशिश की जा रही है, ये अच्छा संदेश है क्या? देखिए अर्चना जी, ऐसा है, ये मामला जहां तक के पहले आई लव मोहम्मद से शुरू हुआ, लेकिन चूंकि आपने बुलडोजर वाली बात कही तो मैं आपको उससे पहले बात बता दूं और थोड़ा 1-2 मिनट दे दिएगा तो बात मुकम्मल हो जाएगी। आखिर जब बुलडोजर चलता है तो आप देखिए, जिस पे चलता है, ठीक है, किसी खता की, तो आखिर ये जो मकान है या ढाए जा रहे हैं या फ्लैट है या मकान है या बिल्डिंगें हैं, ये बन कैसे गई? जैसे मैं लखनऊ में रहता हूँ, यहाँ पे एलडीए है, एलडीए की नाक के नीचे 4-4, 5-5 माले की बिल्डिंगें बन जाती हैं, मल्टी स्टोरी बन जाती है, 3 का पास होता 5 बन जाती है, तो उसमें कहीं ना कहीं जेईई की जिम्मेदारी होती है कि आखिर वो बिल्डिंग बन कैसे गई। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन और महकमे में कहीं ना कहीं मामला कमजोरी रहती है, तो ये आखिर बन कैसे गया। और फिर जहाँ तक बुलडोजर की बात है, जाहिर सी बात है, योगी जी सब फैसले किया जाते हैं तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जो मामले जब बिगड़ जाते हैं, मंजरेआम पर आ जाते हैं, किस तरह का कोई दंगा या फसाद होता है, जब नाम उसका आता है अब्यूज का, मुलजिम का, उसके बाद ही वो घर दिखते हैं या बुलडोजर दिखता है, वो आखिर पहले क्यों नहीं जांचें हुई? अगर लखनऊ में आप देख ले एलडीए है, कानपुर में केडीए है, तो आखिर वो जो मकानात बने उनका नक्शा, जबकि एलडीए ये कहता है 1000 स्क्वायर फुट की जमीन के अंदर अगर है तो नक्शे की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1000 के ऊपर तो नक्शे की जरूरत है, सबको मालूम है, तो आखिर बिल्डिंग बन कैसे गई? तो सवाल तो उठता है, जाहिर सी बात भी, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री तो सख्त है, लेकिन उनकी जो नीचे मामले हैं वो कहीं ना कहीं ढिलाई है, प्रशासन कहीं ना कहीं ढिलाई है। 2012 में बना था ये जो बुलडोज हो रहा है, ये 2012 में बना था, जो बुलडोज हुआ है बरेली में, वो 2012 में बना था। नहीं, मैं वो ठीक है, वो एक बात आप बता रही ना, ये 500 मामले हैं। अभी आप देखिए, कई 2 साल पहले मदरसों बात चल रही, तो भी मैंने बात कही कि यही जे के नाक के नीचे कैसे बिल्डिंगें बन गई। तो आखिर आप संभल में देखिए, एक मस्जिद को कल शहीद किया गया, कोई मुसलमान नहीं बोला कि तालाब पे बनी थी। एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बोलिए। जी जी मेरी आ रही। देखिए, अभी संभल में कल एक मस्जिद शहीद करी गई, तालाब पे बनी हुई थी, किसी मुसलमान ने ऑब्जेक्शन नहीं किया, चूंकि गलत बनी थी, जाहिर से वक्फ बोर्ड में दर्ज नहीं थी, तो आखिर बन कैसे गई? तो आप देखिए, कहीं ना कहीं नीचे प्रशासन, शुएब साहब, अगर बन भी गई है तो अवैध ना, अगर बन भी गई है तो अवैध ना। अब देखिए, उसको नजर डिफेंस में अर्चना जी, अब देखिए, आप अर्चना जी डिफेंस में आ गई, अब जब एंकरी पार्टी बन जाएगी तो मैं क्या बोलूं? आदेश पर क्या किया जा सकता है? शुएब सिद्दीकी जी बताइए ना। अरे शुएब सिद्दीकी, अवैध निर्माण अगर हो रहा है तो कार्रवाई तो होनी चाहिए ना। देखिए
देखिए अभी तो मैं अपनी बात कह रहा हूँ कि आप आखिर कह रहे हो अगर बन आप कैसे गया, बताइए- ठीक है, ये जांच का विषय हो सकता है, लेकिन अभी जो कार्रवाई हो रही है तो आप- उसको तो आप हो अनुचित रही ना है- कहें ना, उसको भी तो उचित कहिए। मैं तो आपकी बात मैं को ये नहीं ऊपर कह रहा कर ही रही हूँ शुएब मैं सिद्दीकी। ये आपकी देखिए मैं आपकी बात नहीं काट रहा हूँ, जो चल रहा है जाहिर सी बात है उस पर आखिर जब इस तरह के मामले हो जाते हैं तभी उनकी दुकानें मकान दिखती है, ये सवाल निशान है ना। आखिर 40 दुकानें जिसकी सील करी गई, 40 दुकानें ऐसी बन गई। वहां अगर आप देखिए नगर निगम और जो भी वहां पे एलडीए रखता हो वो कहीं ना कहीं मिली भगत से बनी होगी, तो आखिर बन कैसे की सवाल मैं कह रहा हूँ। ठीक है, अगर भाईचारे अपर्णा कोई दीक्षित भी इस पर सही जरा है, तो काउंटर अपने करिए क्या- जल्दी से ओवैसी- कि ओवैसी आपको बोल तब रहे क्यों हैं। याद आता है जब कोई मामला बिगड़ जाता है, फिर आप एक के बाद एक पीला पंजा चलाना शुरू कर देते हैं। उससे पहले क्या करता है प्राधिकरण, प्रशासन? देखिए ओवैसी साहब पे सुन लिए, ओवैसी साहब पे सुन लिए, आपने वो कहा आई लव यू कहा कि आई लव पे बता दिए कि मामला चल रहा है। देखिए इस मुल्क में संविधान सभ्य, और मैं मीडिया से भी हमेशा कहता हूं कि मीडिया भी कहीं ना कहीं देखिए हमारे में जो है दोषी रहता है। हमारे कद की शादी जमाने ने की मगर कहीं पे तुम्हारा भी नाम आता है, तो उसे मीडिया भी दोषी होती है। आई लव मोहम्मद से बात चली थी, हकीकत है, लेकिन जब मामला बहुत आगे बढ़ता चला गया तो हम यहाँ पे टीवी बैठ के कहा कि आई लव मोहम्मद से इतराज किसी को नहीं है, लेकिन शुरुआत वहीं से हुई थी। आप भी जानती, मैं भी जानता हूँ, लेकिन शुएब जी जिसका नाम है वो तो बदनाम है ही। अब मीडिया तो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। अब आप उस पर उस फिलर को आप जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहें वो आपकी स्वतंत्रता है, लेकिन हम तो सटीक तरीके से अच्छे से दिखाते हैं ना शुएब जी। मैंने तो आपसे भी सीधा सवाल पूछा, खुद की रटी रटाई स्क्रिप्ट तो मैं आपसे नहीं बनाकर बता रही हूँ। मैंने ये तो कहा कि देखिए कहीं ना कहीं मीडिया भी दोषी होता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं, आप भी जानती हैं। मैं आपको नहीं कह रहा, जनरल बात कर रहा हूँ, मैंने कभी किसी नाम ही नहीं लिया। आप देखिए यहाँ तो आई लव मोहम्मद की बात है, अगर मैं आई लव योगी कहूंगा अच्छी बात है, आई लव मोदी कहूँ अच्छी बात है, आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कहा जाए, इसमें क्या बुरी बात है बताइए? तो किसने कहा ना कहें? किसने आपसे कहा आई लव मोहम्मद ना कहें? यही तो, अरे यही तो गलत फहमी है, इसी का तो शिकार हो रहे हैं ना शुएब जी सभी। आई लव मोहम्मद से तो कभी किसी ने इनकार किया ही नहीं। आई लव मोहम्मद की आड़ में नफरत फैलाने वालों पर कार्रवाई हो रही है। भाई आई लव मोहम्मद कहां पर कहा, किसने ये ऑर्डर दिया? मुझे तो समझ नहीं आता इसकी शुरुआत क्यों हो गई कि आई लव मोहम्मद से किसी को आपत्ति है। ना कोई एफआईआर, ना कोई ऐसा फरमान, ना कोई ऐसी एडवाइजरी, और ना ही सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान। मुझे नहीं समझ आता कि कौन इस बात को कह रहा है कि आई लव मोहम्मद कहने से तकलीफ है। आज बीजेपी के एक नेता का बयान आया है, शहनवाज उनका नाम है, वो कह रहे हैं कि आई लव मोहम्मद से किसको तकलीफ है, वो तो खुद इस बात को कह रखे हैं। तो ये भ्रामक स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए। अपर्णा इस बात का जवाब दे दीजिए, जिन आप अवैध निर्माणों को गिराते हैं वो गिराने से पहले जब वो बन रहे होते हैं तब प्रशासन कहाँ आंखें मूंदे बैठा रहता है? देखिए बुलडोजर के खिलाफ जब ये समाजवादी पार्टी के लोग या फिर कुछ इनके जो वकील हैं या फिर कुछ उनके जो लोग हैं जो बुलडोजर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गए थे, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया सबको मालूम है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को सर्वमान रखा गया। यही आपको बता दूं कि बस संभल में जो हो रहा है ये कोर्ट के आदेश से हुआ है। हाई कोर्ट ने आदेश किया है। आज थोड़ी देर पहले मैं ये देख रही थी कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए हैं इस मस्जिद के खिलाफ। तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेशित करेगा उस पर अनुपालन होगा। कल 10 बजे सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में इसी संबल विवाद को लेकर। इसमें कोई सरकार का इंटरवीन नहीं होगा। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई भी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में अगर हाई कोर्ट का आदेश आया तो हमने उनको 1 महीने पहले बोला गया था आप इसको हटा लीजिए, आप खुद ही हटा लीजिए इसको, सरकार को कार्रवाई नहीं करनी पड़े। जब उन्होंने अपर्णा जी सवाल ये ना कि बना तब तो हटेगा ना, बना तब तो हटेगा, बन कैसे जाते हैं ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि बन कैसे जाते हैं? देखिए बहुत बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल है आपका। देखिए उत्तर प्रदेश में ये जो व्यवस्था लागू की गई है नक्शे की, ये पहले तो बहुत निचले स्तर पर जब आते आते इसको बहुत टाइम लग गया। शुरुआत से लेकर अब तक अगर देखा जाए तो ये जो पहले के जो बने हुए नक्शे हैं या फिर जो तालाबों पे बना लिए जाते हैं, घेर दिए जाते हैं, उस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लाइक भारतीय जनता पार्टी ठीक है, पुरानी सरकार पर आपने बात की, ओके। तब से लेकर अब तक की बात कीजिए, कहाँ पर कीजिए, यानी कि पिछले सरकारों को खामियाजा आपको भुगतना पड़ा, आप ये कह रहे हैं। ठीक है नितेंद्र जी, आप इस पर जरूर कमेंट करिएगा, लेकिन उससे पहले परमवीर जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। परमवीर जी देखिए, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स ये एक नारा, और एक तरफ अवैध निर्माण तो कार्रवाई होनी चाहिए, यानी कि लॉ एंड ऑर्डर से ऊपर कुछ भी नहीं। अगर अवैध निकल रहा है तब तो कार्रवाई हो रही है ना। अब ऐसे तो नहीं हो सकता कि अवैध है नहीं और सरकार अपनी मनमानी करे, ये तो संभव नहीं है। तो इस बात का शोर क्यों मचता है कि सिलेक्टिव पॉलिटिक्स?
आप अवैध निर्माण पर तो और या फिर नहीं है उस पर तो चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप पिछड़ा भी ले आइए, इसमें आप दलित भी ले आइए, इसमें आप ये भी कह दीजिए कि जो दबे कुचले उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, मुस्लिम भी ले आइए, तो मतलब ये तो अनफेयर हो गया ना। अर्चना जी देखिए, मसला होता है कि सही क्या है, लेकिन राजनीति की सही कौन है ये ढूंढने लग जाती है, तो वहीं से बातें शुरू होती हैं। हाँ। देखिए, जैसे एक कैंपेन शुरू हुआ कि आई लव मोहम्मद, और इसके बाद से जो चीजें हैं स्पाइरल अप हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक बात समझनी होगी कि आई लव मोहम्मद जो एक नारा था, इसको बहुत बड़ा तबका पूरी दुनिया में ये मानता है कि ये पॉलिटिकल नारा है। ये कैंपेन कोई भारत में शुरू नहीं हुआ, ये सन 2000 में यूरोप से शुरू हुआ था ये कैंपेन, और उसके बाद तमाम जगहों, पाकिस्तान में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी, हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में भी इस कैंपेन को लेकर विवाद होते रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा एक था जो कहता था कि ईच ब्लास्फेमी के लॉ को सख्त कीजिए, और उन्होंने बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए, ये नारा साथ में लगाया, और वहां पर, क्योंकि एक मुस्लिम मेजोरिटी देश है पाकिस्तान, वहां पर भी दंगा फसाद इस नारे के लिए वहां पर हुआ था। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये रिकॉर्ड के ऊपर है सारी चीजें। बांग्लादेश में भी यही हुआ था, यूरोप में भी ये हुआ था। अमेरिका ने तो साफ साफ स्पष्ट लिखा था, वहां की प्रेस ने भी बोला था कि ये एक पॉलिटिकल नारा है, जिससे आप इस नारे के साथ में आप लोगों को इकट्ठा करते हैं, आप लामबंदी करते हैं लोगों की। 2000 से चली हुई 2025 में भारत में बहुत देर के बाद दस्तक दी है इस नारे ने। अब देखिए, जहां अगर आप इसको कहते हैं, एक टर्म होती है पॉलिटिकल साइंस में, वीटोइजेशन, कि आप एक छोटा घेरा बनाते हैं, उसमें कुछ सिलेक्टेड लोगों को रखते हैं, सिलेक्टेड से मतलब केवल अपनी कम्युनिटी के लोगों को रखते हैं, तब इसके आपको सामने से आपको इसका जवाब मिलता है। तो जो वो जवाब कैसे मिलता है, जवाब आपने एक नारा दिया तो सामने वाला भी कोई आई लव मोहम्मद कह रहा है, कोई आई लव महादेव कह रहा है, कोई आई लव राम कह रहा है, उस प्रतिक्रिया आती है, क्रिया की प्रतिक्रिया आती है। तो इस बीच में प्रशासन के लिए समस्या खड़ी होती है। समस्या क्या खड़ी होती है कि उसको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है। प्रशासन की निगाह में आई लव मोहम्मद भी वही, लेकिन परमवीर जी, इस बीच में सवाल ये है ना, परमवीर जी, इस बीच में सवाल ये है ना कि जिस तरह से ये बार बार किया जाता है, चाहे वो आई लव मोहम्मद के नाम पर हो या फिर आप ये कह रहे हैं आई लव महादेव महाकाल की बात आप कर लीजिए, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूं कि क्या ये वोटिंग पैटर्न बनाने की तैयारी यहां पर चल रही है, चाहे वो कोई राजनीतिक दल हो या फिर धर्म के ठेकेदार हो। मेरा ये सबके लिए मैं ये बात आपसे पूछ रही हूँ। अर्चना जी 101% है, पूरी दुनिया में ट्राइड एंड टेस्टेड है कि इसमें पॉलिटिकल नारा था। इस नारे की एवज में आपने लोगों को, चाहे वो यूरोप की धरती पर हो या पाकिस्तान में, जहां पर 100% मुस्लिम मेजोरिटी है, वहां पर भी एक स्कॉलरली तबका इस नारे के इतने पक्ष में नहीं था, और एक जो अल्ट्रा मुस्लिम वाली पार्टियां हैं उसमें थी इस चीज में। तो 101% ये एक पॉलिटिकल नारा है। इस साथ में इलेक्शन सामने देखकर, और देखिए टाइमिंग देखिए यूपी की, आप अभी क्यों लेकर आए, 2000 से 2025 तक क्यों नहीं आया, पहले क्यों नहीं आया, अभी क्यों आया है? यहाँ पर पॉलिटिकल नारा है, कोई दो राय नहीं है। समय टाइमिंग देखकर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और देखिए, कैंपेन शुरू होता है ऑनलाइन, भी कोई चीज वायरल ऐसे ही नहीं हो जाती है, उसके पीछे बहुत बड़ी बड़ी ताकतें लगती हैं। आई लव मोहम्मद को जो नारा लाया गया है, पॉलिटिकल नारा है, बिल्कुल आपने सही कहा पॉलिटिकल है, आप बार बार कह रहे परमवीर जी, लेकिन कौन गढ़ रहा है? क्योंकि अब आप तो ये कह रहे हैं ना कि उसको लेकर अब जो तस्वीर है ग्राउंड पर वो तो उपद्रव तक पहुंच गई ना, तो ये किसकी जिम्मेदारी है और ये कैसे तय होगा ये? क्योंकि इसमें कोई पर्दे पर साफ तो नहीं है पिक्चर कौन है। देखिए, एक अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि क्या मजाक हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, अकल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। अच्छा। अब इसमें बहुत, ये मैंने शब्द इसलिए पढ़ा है कि ये नारा जो दिया गया था, ये नारा दिया गया था कि आपको दिखाने के लिए कि जो प्रॉफिट मोहम्मद थे वो पूरी दुनिया के थे, लेकिन आपने इसी नारे का इस्तेमाल करके, अच्छा, आप मानते हैं ये पॉलिटिकल नारा है और वोट पैटर्न के लिए इसको गढ़ा जा रहा है। ठीक है नितेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। अभी देखिए, शोएब जी ने एक सवाल पूछा था कि आप अवैध निर्माण पर कार्रवाई करिए, कोई नहीं रोक रहा, लेकिन उससे पहले एक सवाल जरूर जहन में आ जाता है कि जिन इमारतों को आप गिरा रहे हैं वो अगर अवैध थी तो बनने से पहले क्यों नहीं रोकी गई? अब इस पर अपर्णा जी कहती हैं कि ये तो पुरानी सरकारों का कारनामा है, ना तो उनके नक्शे सही थे और ना ही शायद पैमाइश, जिसकी वजह से ये हुआ, और अब जो अवैध हो रहा है उस पर योगी का बुलडोजर चल रहा है। जी, अपर्णा जी सही कह रही थी
कि ये कल्याण सिंह जी के जमाने में हुआ होगा, फिर राजनाथ जी के जमाने में हुआ होगा, फिर राम प्रकाश गुप्ता जी के जमाने की बनी रही होंगी बिल्डिंगें, बहुत पुरानी सरकारें रही हैं, उस समय की बनी रही होंगी। लेकिन योगी जी इतने जागरूक व्यक्ति हैं कि 8 साल में उनको बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ा। 8 साल तक न्याय की देवी तरीके आंख में पट्टी बंधी रही। अचानक जैसे ही एक नारा शुरू हुआ, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव महाकाल, दोनों तरफ के लोग निकलते हैं कल्लू पहलवान की तरीके, तलवार लेकर के। उधार मांगने वाले आए, आपस में लड़ने लोगो। चुनाव आ रहा है तो 2 लोग तैयार हो गए, अब बस लड़ाई शुरू हो गई, ताकि बाकी सारे मुद्दे गौड़ कर दिए जाएं। अब कोई नहीं दिखाई पड़ेगा। अब ना एनसीआरबी के डेटे पे कोई चर्चा की जाएगी, किसानों की खाद नहीं मिल रही उस पर कोई चर्चा नहीं होगी, नौजवानों के रोजगार पर कोई चर्चा नहीं होगी, छात्रों पर लखनऊ में बाराबंकी में लाठीचार्ज हो रहा है, फर्जी यूनिवर्सिटियों में कोर्सों को मान्यता नहीं है, 4-4 साल से फर्जी कोर्स चल रहे हैं, उस पर कोई चर्चा मत करिए। पुलिस बेरहमी से लोगों को पीट पीट करके हत्या किए दे रही है, होटल में सोते हुए आदमी को गोली मार के मार दे रही है, कटोरियल डेथ हो रही, कोई चर्चा मत करिए। आई लव मोहम्मद, आई लव राम, आई लव महादेव। अब ये अभी परमवीर जी कह रहे थे कि पॉलिटिकल नारा है, बिल्कुल सही कह रहे थे। ये जय श्री राम क्या है? ये पॉलिटिकल नारा नहीं है, ये भी पॉलिटिकल नारा है। समय समय पर राम से आस्था के इसका कोई लेना देना नहीं है। जहां मन करे, कहीं कोई विवाद हो गया, कहीं धरना दे रहे, प्रदर्शन कर रहे हैं, वहीं जय श्री राम। ऐसे ये कुछ लोग आ गए, अरे आपको मोहम्मद से मोहब्बत है, ये आपके दिल का विषय है। और रही बात मोहम्मद से लब का, तो इस दुनिया में मुसलमान कोई हो ही नहीं सकता जिसको मोहम्मद से प्यार नहीं है। तो अगर आप मुसलमान हो तो आपको मोहम्मद से प्यार होगा, इसको प्रदर्शित करने की क्या जरूरत पड़ रही है? नितिन सिंह जी, लेकिन एक बात अर्चना जी, एक लाइन कह खत्म कर रहा हूं, एक लाइन में। ये बात जिससे विवाद शुरू हुआ, कानपुर में जो यहाँ के पूर्व सांसद रहे सत्यदेव पचौरी, उनका खासम खास गुर्गा मोहित वाजपेयी बीजेपी का नेता, रावतपुर में परमानेंट कभी भी कोई मामला होता है उस क्षेत्र में हिंदू मुसलमान दोनों रहते हैं, हमेशा विवाद करता है। क्या उसके खिलाफ अच्छा ठीक है, एक सेकंड अपर्णा जी के पास करना क्यों दिया? नितिन सिंह, अगर आई लव मोहम्मद का बैनर किसी कैंप में लगा है तो आप वहां आकर धरना प्रदर्शन और गुंडागर्दी और कैंप के सामने नारेबाजी क्यों कर रहे थे? उसके खिलाफ क्या कोई एफआईआर की गई है? यह विवाद जानबूझकर भारतीय जनता पार्टी ने किया और इसके बाद उसको पूरे प्रदेश में और धीरे धीरे देश में, चूंकि बिहार में चुनाव है, तौकीर रजा को भूल गए क्या? उसने जो प्रदर्शन के लिए वहां आह्वान किया वो आप भूल गए क्या? वहां पर जो भीड़ इकट्ठा हुई वो आप भूल गए? चलिए, सारे नारे आपने, सारे मुद्दे आपने बता दिए, बढ़िया है, होने चाहिए, चाहे युवा का हो, बेरोजगारी का हो, महिला का हो, क्राइम का हो, लॉ एंड ऑर्डर का हो, या फिर वो भर्ती का हो, वो आप कह रहे हैं पेपर का, मैं कह रही हूं हर मुद्दे का आपने जिक्र कर दिया। लेकिन आपके ही उत्तर प्रदेश, ये आपका भी तो है ना, जब आप सत्ता में होंगे तो ये आपका भी तो यूपी होगा। मैं आपसे भी पूछती हूँ नितेंद्र सिंह जी, अगर यहाँ पर कोई उन्माद फैला रहा है, कोई उपद्रव कर रहा है, तो उस मुद्दे पर आप आंखें बंद कर देंगे क्या? किसने आंखें बंद की? नहीं की, तो जो बरेली में हुआ उस पर आप क्यों नहीं कुछ बोलते हैं? उस पर अगर कार्रवाई हो रही है या संभल में अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है तो उसमें कोई मुस्लिम हिंदू एंगल क्यों लाया जा रहा है? इस एंगल के बिना बात नहीं बन सकती क्या नितिन सिंह? ये तो आप लोग लेके आ रहे हैं। हम लोगों ने पहले दिन से कहा कि जो लोग भी इसको प्रदर्शित कर रहे हैं, अगर आप मुसलमान हो, आपको मोहम्मद से प्यार है, अपने दिल में रखो, अपने घर के बाहर तख्ती लगाओ। ये सड़क नमाज मस्जिद तो नमाज पढ़ने के लिए होती है, वहां नमाज पढ़िए, अपने घर जाइए। प्रदर्शन करने का और भारतीय जनता पार्टी के बिछाए जाल में फंसने की जरूरत नहीं है। ये तो लगातार समाजवादी पार्टी बोल रही है। और मैं ये पूछ रहा हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी के उस गुंडे ने ये किया, क्या उसके खिलाफ एफआईआर हुई? और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? जवाब दीजिए अपर्णा दीक्षित। ठीक है, ओके, जवाब ले लीजिए नितिन। देखिए बार बार ये कह देना कि भारतीय जनता पार्टी अपना निशाने पर ले रही है। दरअसल आप कह रहे थे कि डिबेट होनी चाहिए विकास पर, रोजगार पर और महंगाई दर पर, अन्य इन्होंने विषय बताए। तो आप मुझे बताइए निपेन जी, मैं आपसे ये बहुत ही सरल शब्दों में पूछना चाहती हूँ, आजाद भारत के इतिहास से लेकर अब तक इतनी कम महंगाई दर कब रही, बेरोजगारी इतनी कम कब रही? जरा आप मुझे बता दीजिए, अगर आप अपडेटेड हैं, अगर प्रवक्ता तो हैं ही, अच्छा, ये बहुत अच्छा बोल रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दर्शकों को मैं कहना चाहती हूँ, दर्शक एक बार गूगल कर लें, आजाद भारत के बाद इतनी कम महंगाई दर, इतनी कम बेरोजगारी दर कब रही? दर्शक ये गूगल कर सकते अर्चना जी, जवाब ले लीजिए, बहुत सुंदर सवाल किया, जवाब ले लीजिए। तो आप दूसरे उसमें दे देना, आपके टाइम पर मैं नहीं बोली, आप कह रहे हो। अच्छा चलिए, बोल लीजिए। को
यूनाइट करना है, परमवीर जी ने बोला। देखिए, जय श्री राम का नारा जो आप कह रहे हैं कटाक्ष कर कर, बड़ी अच्छी बात है कि वो नहीं है क्या। देखिए, जय श्री राम सनातनियों की परंपरा है जो लगातार दसों हजार वर्षों से चली आई है। इसे पॉलिटिकल बनाया नहीं गया है, ये स्वतः चलने वाली ये प्रक्रिया है। सनातनियों की परंपरा नहीं है अर्चना जी, सनातनियों की परंपरा नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का नारा है। सनातनी तो जय श्री राम सिया राम कहते हैं, राम राम कहते हैं। सुन लो भैया, सुन लो, मैं ये कह रही हूँ आपसे, आप पता से चलने वाली प्रक्रिया को अगर आप उंगली उठाओगे, उसे पॉलिटिकल नारा दोगे, इसका मतलब शुद्ध है। और समझ लीजिए कि आप किसी एक पक्ष का, जो लोग कह रहे हैं कि गुस्ताखी नबी की एक सजा सरतन से जुदा का आप समर्थन कर रहे हैं, बाद में आप एक लाइन बीच में बोल देते अरे हैं, आप अपने मुंह पे थोड़ा जुबान में थोड़ा लगाम लगाओ, ये क्या दूसरे के मुंह में डाल रहे हो फालतू की बातें। मैंने अभी भी कहा, थोड़ी देर पहले कहा कि जो ये कर रहे हैं वो अपने दिल में रखें, ये प्रदर्शन करने की चीज नहीं होती है। बिना बात की बहस क्यों किए जा रहे हैं? जय श्री राम। अरे आप बहस करो बिना, आप अपनी जुबान मेरे मुंह में क्यों डाल रही हो? मैं समर्थन कर रहा हूँ। चाहती थी सरकार को भी कोई समस्या नहीं है इस कारण से। आप ये जो डिवाइड करने की बात करते हो, ये गलत है। सरकार ये भारतीय जनता पार्टी डिवाइड कर रही है। डिवाइड एंड रूल का भारतीय जनता पार्टी तो अंग्रेजों के मुखबिर रहे, आरएसएस तो भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों के मुखबिर रहे, और डिवाइड एंड रूल तो वहीं से लेके आए अंग्रेजों की पॉलिसी। तीनों पहुंच गए हैं सांप्रदायिक दंगों में, जीरो पॉलिसी एनसीआरबी की डाटे आप डाटा देख लीजिए। और जो रही बात आप कह रहे हो मेरे मुंह पर लगाम लगाने की, तो मैं प्रवक्ता हूँ, मैं तो बोलूंगी मेरी पार्टी का पक्ष रखूंगी। और महिला से किस तरीके से बात करी जाती है, थोड़ा तमीज सीख लीजिए आप। तमीज आप अपनी बात रखिए, तमीज मत सिखाइए। तमीज यहाँ प्रवक्ता। अच्छा ठीक है, पर्सनल नहीं होंगे। अपर्णा दीक्षित, मैं आपको भी रोकती हूँ। नितेंद्र सिंह ठीक है, अच्छा नितेंद्र सिंह ठीक है, नितेंद्र सिंह आपको आपत्ति है, आप कोट कर लीजिए। ठीक है नितेंद्र सिंह, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप जय श्री राम के नारे को पॉलिटिक एजेंडा बता रहे हैं। नितेंद्र सिंह जी ओके, डोंट बी पर्सनल प्लीज। नितेंद्र सिंह ठीक है, देखिए नितेंद्र सिंह यहाँ नहीं बैठी हो। अच्छा ओके नितेंद्र सिंह, नितेंद्र सिंह पे क्या चल रहा है ये सब देख पा रहे हैं। अपर्णा दीक्षित, ये विक्टिम कार्ड मत खेलिए, विक्टिम कार्ड नहीं है। विक्टिम कार्ड मत ठीक है, खेलिए। सबका सम्मान होना चाहिए। नितेंद्र सिंह देखिए, वो महिला है, वो सम्मान के योग्य है। आप भी हमारे पैनल के गेस्ट हैं, आप भी सम्मान योग्य है, प्लीज। ओके नितेंद्र सिंह, मैं आप ही को मौका, एक सेकेंड नितेंद्र सिंह, मैं वही कह रही हूँ कि आप पर्सनल ना हो। अपर्णा दीक्षित ओके, अपर्णा दीक्षित आपकी बात पूरी हो गई। अब आपने क्योंकि पूछा, आपने पूछा महंगाई दर को लेकर, आप पर सवाल था ये नितेंद्र सिंह, इस पर जवाब दे दीजिए कि अपनी सरकारों में जो आप योगी की सरकार रही और पुरानी सरकारें रही, उसमें बहुत अंतर है, बहुत बदल गया उत्तर प्रदेश। मैं बिल्कुल जवाब देने के लिए बैठा हूँ। हाँ सरकार में, हाँ ठीक है, बोलिए जी बिल्कुल। आप कंटिन्यू बोलती रहेंगी क्या? नहीं वो आपको, अच्छा ठीक है, मेरी बारी है ना। हाँ बोलिए। आप मेरी बारी में बोल रहे थे, बोलिए ना अब आप। अर्चना जी देखिए, अभी इन्होंने मुझसे सवाल पूछा। हाँ। इन्होंने कहा कि मैं समर्थन कर रहा हूं कि वो जो नारा बार बार कर रही थी, मैं तो नारे को दोहराना भी नहीं चाहता हूं कि हम उनका समर्थन कर रहे थे। इससे ज्यादा झूठ बात नहीं हो सकती। मैंने अभी डिबेट में पहले ही इस शब्द को कहा कि जो लोग भी इस तरीके के प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे हैं, जो फर्जी तख्तियां लेके घूम रहे हैं, ये कतई भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बिछाए हुए जाल का हिस्सा हो सकते हैं। ये कभी समाज में शांति दूत नहीं हो सकते। जब मैंने इस बात को कह दिया तो ये बात इनको क्यों लेके आनी चाहिए थी। अब दूसरी बात, इन्होंने कहा कि ये बेरोजगारी दर इतनी कब कम रही। इनसे पूछिए योजना आयोग को भंग किसने किया, नीति आयोग का गठन किसने किया, और नीति आयोग की कब बैठक हुई, और नीति आयोग के द्वारा कब ये डेटा जारी किया गया। ये टोटल भारतीय जनता पार्टी के फेक डेटा हैं, टोटल फेक डेटा पर काम चले। आप देख लीजिए चारों तरफ महंगाई ट्राई हो रही है, लेकिन ये फर्जी डेटा। जब से भारतीय जनता पार्टी आई, नीति आयोग का को बर्खास्त करके योजना आयोग को बर्खास्त कर दिया गया। अब नितेंद्र सिंह देखिए, डेटा का तो ऐसा है कि जितना डेटा सामने आता है, अगर वो सरकार के विरोध में हो तो विपक्ष उस डेटा को मान लेता है, अगर वो सरकार के पक्ष में हो तो वो डेटा पर आप भरोसा नहीं करते, और आप कहते हैं कि सरकार आंकड़ों
आंकड़ों की जो गेम है वो उसको खेलती है। लेकिन ये नहीं चलता ना नितेंद्र सिंह जी, अगर आपको जब सरकार के विपक्ष में डेटा आ रहा है तब आप ट्रस्ट कर लेते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जब सरकार के पक्ष में आता है तब भी ट्रस्ट कर लीजिए, तब तो बात समझ में आती है ना। ये मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू वाली बात नहीं पसंद आती नितेंद्र सिंह जी। एक बात कह रही है, भारतीय जनता पार्टी से महिला प्रवक्ताओं भैया ना बुलाया करें, जवाब देंगे बातें। मैं महिला हूं, अब महिला का साला विक्टिम कार्ड खेला जाएगा यहाँ बैठ करके। कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा, कोई विक्टिम कार्ड नहीं खेल रहा। महिला के तरीके नितेंद्र सिंह कोई, अरे नितेंद्र जी आप ये मत कहिए, नितेंद्र जी कोई महिला- विक्टिम कार्ड नहीं क्या खेल होता रहा, है? कोई आप विक्टिम प्रवक्ता- कार्ड नहीं प्रवक्ता खेल तरीके रहा। जवाब लेकिन लीजिए, ये प्रवक्ता तो तरीके जवाब लीजिए। ये हमारे देश मैं की आपको परंपरा है भारतीय नितेंद्र जनता सिंह, पार्टी को महिलाओं जवाब का देंगे, सम्मान महिला- होता है, नारी को पूजा जाता है, इसीलिए उन्होंने कह दिया कि महिला के साथ सम्मान से बात होनी चाहिए और कोई बात नहीं है। नितेंद्र सिंह आप इसको इतना पर्सनल ना ले। परमवीर सिंह ठीक है, तो बोलेंगे महिला के लिए बोलना, नहीं ऐसा नहीं है नितेंद्र सिंह जी, ऐसा नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। परमवीर सिंह आप काउंटर कर रहे थे बीच में, ओके ओके ठीक है। शुएब मैं आपके पास आऊं उससे पहले परमवीर काउंटर कर रहे हैं, ठीक है। अपर्णा जी एक सेकंड, अपर्णा जी एक सेकंड, अपर्णा जी अच्छा ठीक है, अपर्णा जी एक सेकंड, परमवीर जी। मैं सब चीजों को सुना था, बात वहीं पर आई जो मैंने पहले बात की थी कि मसला ये था कि सही क्या है और हम ढूंढ रहे हैं कि सही कौन है। चीजें कुछ शुरू होती है, कुछ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनती है प्रदेश परमवीर जी में। आपने कहा था ना आई लव मोहम्मद एक पॉलिटिकल इसको एजेंडा बना दिया है या नारा गढ़ा गया, लेकिन यहाँ पर एक कोट किया था नितेंद्र सिंह जी, उन्होंने कहा कि जय श्री राम क्या है। देखिए मैं बताता हूँ जय श्री उसको राम भी तो क्या है। समय समय पर इस्तेमाल राजपूत करती है रेजिमेंट, भाजपा, ये कह रही है। अर्चना जी, राजपूत रेजिमेंट 1785 में अंग्रेजों ने गठन किया था। इसकी वॉर क्राई है राजा रामचंद्र की जय या राजा राम की जय। तो ये हमारी भारतीय सेना 1785 से बोलती आ रही है, तो वहां पर आप इसको आप दोनों को इन चीजों को आप कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। आई लव मोहम्मद, इसके अंदर दो शब्द अंग्रेजी के हैं और जो लव भी है वो भी दिल से बना हुआ होता है। आप इसके तो बाहर का खड़ा हुआ है और जय श्री राम, ये तीनों प्योर संस्कृत के हैं, तो ये सनातन संस्कृति से जुड़े हुए शब्द है। अब आपने कहा कि ये पॉलिटिकल नारा क्यों है, देखिए आपने जब काउंटर करा, आपने काउंटर भी क्या करा, आपने हिंदू को डायरेक्टली आपने उनको भी पोर्ट्रेट करा ना उसी रंग के अंदर। तो ये साफ स्पष्ट करता है कि आप पॉलिटिकल पार्टीज ही दिखाती हैं कि वो इस नारे के दूसरे नारे को पोर्ट्रेट करते हैं। तो यानी कि आपकी पूरी कोशिश है कि दो धड़े बन जाए, एक जो सनातन की तरफ आ जाए, एक इस्लाम की तरफ आ जाए। पूरी साजिश के सामने दिखाई दे रही है, टीवी डिबेट के अंदर दिखाई दे रही है। जय श्री राम का नारा कोई ये तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है भाई। लेकिन आई लव मोहम्मद में दिल बना हुआ है, आई अंग्रेजी का शब्द है, तो आप इन दोनों को कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं, ना ही कानूनी रूप से कंपेयर कर सकते हैं। कितने डॉक्टर परमवीर बने हुए हैं, कितनी छोटी बात करो। आई अंग्रेजी का शब्द है, वो दिल किस भाषा का शब्द है, ऐसी समीक्षा करो अच्छी लगे। और जय श्री राम, अरे वो राजा रामचंद्र की जय बोली जाती है, जय भवानी बोला जाता था, तो ये सबका मतलब सनातन से क्या रिश्ता भाई। इसमें जो जय श्री राम पॉलिटिकल नारा है, मैंने उस चीज को लोग किया है, श्रद्धा से राम राम कहते हैं। नहीं नितेंद्र सिंह जी, जय श्री राम लोगों की भावना है, जय श्री राम लोगों की आस्था है, जय श्री राम लोगों की भावना है, जय श्री राम भारत की संस्कृति है। देखिए नितेंद्र सिंह प्लीज, आप आई लव मोहम्मद जय श्री, इसलिए मैंने कहा नितेंद्र सिंह पहले कि ये मुस्लिम हिंदू एंगल दिए बिना काम नहीं बन सकता क्या। अब आप समझिए ना, अवैध एक ओके परमवीर सिंह एक सेकेंड, नितेंद्र सिंह अब आप देखिए ना, मैं कार्रवाई की बात कर रही हूँ, ये कार्रवाई की बात घूम फिर कर फिर हिंदू मुस्लिम पर आ गई, फिर हिंदू मुस्लिम पर आ गई ना नितेंद्र सिंह। तो मैंने सही कहा नितेंद्र सिंह, सुनिए ना नितेंद्र सिंह, मैं कार्रवाई की बात कर रही थी, अवैध निर्माण पर मैंने कार्रवाई की बात की। मैंने आपसे पूछा कि अगर प्रशासन की जमीन पर अवैध निर्माण हुआ है तो अपर्णा जी बीच में नहीं, एक सेकंड, मोहम्मद को पॉलिटिकल नारा बता देंगे और जैसे ठीक है पॉलिटिकल नारा नहीं बताएंगे, ये दोहरा चरित्र क्यों है सर? बिल्कुल नहीं बताएंगे, क्योंकि आप डबल स्टैंडर्ड बात क्यों कर रहे हो। लेकिन जय श्री राम का पोस्टर लेकर कोई सड़कों पर नहीं निकला ना नितेंद्र सिंह। जय श्री राम भी पॉलिटिकल नारा है, जय आई लव जय श्री राम का पोस्टर लेकर कोई सड़कों पर नहीं निकला नितेंद्र सिंह, उसको लेकर किसी ने बवाल नहीं मचाया। प्लीज इस बात को समझिए, यहाँ पर ना आई लव मोहम्मद से दिक्कत है ना यहाँ पर जय श्री राम से दिक्कत है। मैं कह रही क्यों, ये सबकी अपनी आस्था का दिक्कत इस बात को लेकर है, जब उसकी आड़ में कोई पॉलिटिक्स करने की कोशिश करे, उसकी आड़ में उन्माद फैलाने की कोशिश करे, उसके आड़ में उपद्रव करें, इस बात को समझिए। बस इतनी सी थिन लाइन है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ। शुएब मैं आपसे भी जानना चाहती हूँ, देखिए ओवैसी जी जिनका आज बयान आया, देखिए बिहार में तो वो मुख्य धारा में है ही,
अब वो यूपी में भी मुझे लगता है वही फॉर्मूला अपनाना चाह रहे हैं, इसलिए आज उन्होंने एक बार कह दिया कि अरे ये जो फूल बरसाने वाले हैं ये कैसे फूल बरसा सकते हैं। आप बताइए शुएब जी, आपको कोई काम अगर पसंद आ जाए तो क्या आप उसकी तारीफ नहीं करेंगे? मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बार बार हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण की बात क्यों करते हैं ओवैसी जी? क्या मतलब इस्लाम की असली सीख यही है क्या जो बार बार किया जा रहा है? मैं तो आपसे समझूंगी, शायद आप और अच्छे से समझा पाए। देखिए अर्चना जी, ऐसा है हाँ, कि ओवैसी जी हो या कई समुदाय के लोग हैं, वो अपने बयान के लिए जाने जाते हैं। हाँ, और अगर शोएब सिद्दीकी ने अर्चना जी पे फूल डाल दिया या आपने मेरे ऊपर फूल डाल दिया, तो ये मैं समझता हूँ पैगाम अच्छा है। तो इस तरह की बातों से बचना चाहिए। देखिए चूंकि होता क्या है, हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। देखिए आई लव मोहम्मद की जहां तक बात चल रही थी, जाहिर सी बात है मुसलमान आजादी के बाद से कभी एक नहीं हो पाया, इसमें ईमानदारी की बात है। लेकिन शुएब जी की बात मुसलमान अगर एक हो जाए- ओवैसी जी को क्यों नहीं मैं वही समझ बता में रहा हूँ आती बात। है? शुएब जी की बात ओवैसी जी ओवैसी जी को देखिए- क्यों नहीं समझ आती? ओवैसी जी के पीछे देखिए उनके पीछे तो बहुत बड़ी एक भीड़ चलती है ना, इसलिए मैं कह रही हूँ वही उनका मैं कह रहा एक हूँ। संदेश कितना नहीं, खतरनाक हो वही मैं- सकता है। देखिए, मैं शुएब वही जी को बताना चाह समझ रहा हूँ कि आती है तो मुसलमान फिर है, उन्हें क्यों नहीं समझ सपा को आती? देखिए, मुसलमान हर इलेक्शन में सपा को भी वोट देता है, कांग्रेस को भी देता है, बसपा को भी देता है, आरजेडी को भी देता है, बीजेपी को भी देता है। हाँ, ओवैसी जी ने सबसे अलग हट के एक फॉरवर्ड खेलने की कोशिश करी कि हिंदू मुस्लिम वाली बात जो चलती है और लोगों में इसमें भी चले, कि वो इस तरह फॉरवर्ड बात करते हैं कि मुस्लिम मेरी तरफ एक तरफ आ जाए। तो इस तरह उन्होंने बयान दिया। चूंकि बिहार में जाहिर सी बात इलेक्शन चल रहे हैं, तो हर आदमी जाहिर सी बात मुसलमान जो होता है पसंगा होता है। लेकिन अगर आप अर्चना जी देखिए, जब कभी कोई चीज तौली आती है तो आखिर में लड़ाई पसंगे पे ही होती है कि कम तौला या कम ज्यादा किया। तो मुसलमान हमेशा पसंगा रहा है, तो जाहिर सी वो इस कार्ड को खेलना चाह रहे हैं कि बिहार में कई सीटें आ जाए। लेकिन मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ। अभी आप देखिए 12 अव्वल में मेरे हजारों हिंदू भाइयों ने जो जुलूस निकलता है उसमें जो है सबील लगाई, तो क्या मैं ना पीता? ये एक मोहब्बत का पैगाम होता है, इसको लब्बैक करना चाहिए। इस तरह की सस्ती शोहरत तो मैं मानता नहीं हूँ। और जहां तक आई लव वाली बात भी मैं कह दूं कि आई लव मोहम्मद वाला जो मामला है, वो देखिए होता क्या है कि आई लव मोहम्मद दुनिया में जितने भी मुसलमान हैं, अगर उसने मोहम्मद को नहीं माना तो वो आप समझ लिए मुसलमान ही नहीं है। और मैंने मोहम्मद को आइडियल मान के अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है। वो तो आप दिल से नहीं निकाल सकती, शुएब, क्योंकि वो दिल से निकाल यू सकती लव है। मोहम्मद, यू लव मोहम्मद ना, तो क्या आप आई लव मोहम्मद का पोस्टर लेकर हर रोज निकलते हैं सड़कों पर? देखिए यही मैंने कहा। देखिए मैंने यही कहा, बिल्कुल सही बात आपने उठाई, बिल्कुल सही उठाया। देखिए होता क्या है कि हमारे नबी ने जो फरमाया है उस पर हम नहीं चल पा रहे हैं। नबी की तो मान रहे हैं लेकिन उस पर चल नहीं पा रहे हैं। नबी ने कहीं पर इस तरह की बातें नहीं मंजराम पे रखी हैं। तो मैं यही कहता हूं कि जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मेरे भाई लोग या बहनें लोग प्रोटेस्ट कर रही हैं, अगर परमिशन मिले गवर्नमेंट से तभी आप उस प्रोटेस्ट में शरीक हुई है, वरना ना हुई है। वरना चंद लोग रोटियां सेक के मंजराम से हट जाते हैं, झेलना आम आवाम को पड़ता बहुत है। अच्छी बात है जवाब शुएब जी। बड़ी आज लिखे। एक मौलाना ने भी इसी तरह का संदेश दिया कि आप जुम्मे की नमाज करिए और सीधा अपने घर जाइए। कोई भीड़ का हिस्सा बनने के लिए आपको बुलाता है, बिल्कुल मत बिल्कुल। जाइए। और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बात सही कहा। हमारे हर भाई को समझनी चाहिए। नितेंद्र सिंह जी, अब मैं आपके पास आऊंगी सीधे, क्योंकि पीडीए की बात आप करते हैं तो पीडीए में तो सभी लोग आ जाते हैं और आप बार बार कहते हैं। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि आपकी पार्टी खुद को सेक्युलर बताती है नितेंद्र सिंह जी, लेकिन जब ऐसे है, चलिए मतलब देखिए, चलिए आपकी पार्टी सेक्युलर है, लेकिन जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो उस पर खुलकर क्यों नहीं बोलती है? तौकीर रजा का एक बार विरोध कर लीजिए प्लीज। अर्चना जी, हाँ। इससे ज्यादा क्या खुल करके सुनना चाहती हैं कि जब मैंने अपने पहले वर्जन में भी कहा, अभी भी कह रहा हूं कि जो लोग भी इस तरीके के क्रियाकलाप में हिस्सेदार हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के बिछाए हुए जाल में फंस रहे हैं। आप अपने दिल में मोहब्बत को रखिए, अपने दिल में मोहम्मद को रखिए, अपने घर पे रखिए, मस्जिद आपकी नमाज के लिए वहां जाइए, नमाज अदा करिए, अपने घर में जाइए। नितेंद्र सिंह जी, आप बोल रहे हैं अच्छा लग रहा है, ज्यादा क्योंकि क्या आप करना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता। आप बोल रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अखिलेश यादव भी लगातार ट्वीट करते हैं, हर मसले पर उनका ट्वीट आ जाता है। एक ट्वीट इसके नाम क्या उन्होंने किया जो मुझसे मिस हो गया हो, मैंने नहीं देखा या मैंने नहीं पढ़ा, अगर आ जाता तो क्या अच्छा संदेश नहीं जाता? अभी मैं आपको भेज देता हूं अभी। हाँ। और आप पढ़ के सुना दीजिए ना, उनके पढ़ के मोहम्मद सुना है, दीजिए। एक उनके जो पैगंबर है उनका भी बयान हम लोगों ने ट्वीट किया है, तो मैं अभी आपको भेज ही देता हूं। इससे ज्यादा सारे प्रवक्ताओं को, हम लोगों को निर्देश है, इस पर कोई टिप्पणी इस तरीके की नहीं होगी जिसमें कि फसाद पैदा हो। ठीक है, अपर्णा दीक्षित, समाजवादी पार्टी सेक्युलर पार्टी है, उन्होंने कह दिया, लेकिन आप सिलेक्टिव पॉलिटिक्स करते हैं। ये बात अगर जनता को समझाने में विपक्ष कामयाब हो गई तो फिर क्या होगा आपका?
अपर्णा दीक्षित। देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात से परेशानी नहीं है कि वो नारा वहां क्यों लगा रहे थे। नारे का भीड़ इकट्ठा करके आगजनी करने की कोशिश की रही थी, लूटिंग होने की कोशिश हो रही थी, बवाल करने की स्थिति उत्पन्न हो रही थी, दंगा करने की प्लानिंग पहले से हो रही थी। और जिस तरीके से फिर ये जो लगातार तार जोड़े गए और फिर उनका हाथ सामने आया, ये तनाव वाली स्थिति थी। आई लव मोहम्मद से या फिर जय श्री राम से कोई मुझे समस्या नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी को समस्या है। मुझे ऐसा लगता है इसको जबरदस्ती इस नारे को इकट्ठा करके छोटे बच्चों का दिमाग जो बरगला दिया जाता है, वो समस्या का विषय बनता है कि हमारे आने वाले भविष्य के बारे में अगर हम नहीं सोचेंगे, हमारे छोटे बच्चों के दिमाग में तो ये अगर अवैध इसको ये पता निर्माण चले की जो कि भारतीय कार्रवाई जनता है, ये पार्टी आपका पीला हमारे पंजा लिए ठीक नहीं है, ये एक विशेष समुदाय पर क्यों चलता है अपर्णा? देखिए, समाजवादी पार्टी के साथ साठगांठ किसकी थी? उस मौलाना की। 2009 में कांग्रेस के साथ थी, आम चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के साथ थी। तो आखिर भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल है इसमें, ये बताइए। इतने से सवाल का जवाब भारतीय जनता पार्टी क्यों कराएगी अपने ही सरकार में, अपने ही राज्य में इस तरीके की वाकयात, जबकि तनाव की स्थिति पैदा हो, जबकि हिंदू मुस्लिम पैदा हो, क्यों करेगी? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। अपर्णा, माफी चाहूंगी समय इतने की इजाजत देता तो निश्चित तौर पर साफ संदेश ये है कि अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई होगी और किसी भी हाल में उपद्रव उन्माद इस उत्तर प्रदेश में नहीं होने देंगे। बात में दम है, मैं फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।